कुछ कुछ प्रश्न नहीं आते हैं। जैसे आज सुबह ही हम लोग बैठे थे तो कौन सा चर्चा चली कुछ नहीं पता चले, इस पर तो कोई चर्चा नहीं चली। जैसे सर्टिफिकेशन के ऊपर अभी चर्चा चली, अलवर वाले भैया ने ये किया कि सर्टिफिकेट का क्या हो। तो सर्टिफिकेट का ठीक उसी तरह से है जैसे हम किसानों को बलि के लिए तैयार करते हैं। सर्टिफिकेशन किसको ज़रूरत है? जो पदों के शीर्ष में बैठे हैं, किसानों से जिनके टच नहीं रह गए हैं, लेकिन उनको खाना अच्छा चाहिए क्योंकि उनको पता है कि जहर तो हम ही ने बिकवाया है। अब उनको खाना भी अच्छा चाहिए क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया है कि तुम्हारे वाइटल आर्गन बहुत दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी गुर्दे, तुम्हारी किडनियाँ तुमने हवा लेने लायक नहीं रखी, तुमने पानी पीने लायक नहीं रखा, तुमने खाना खाने लायक नहीं रखा। नीतियाँ तो तुम ही ने बनाई, और वही नीति निर्माण में बनाने वाले सहयोगी लोग खाना भी अच्छा चाहते हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि पूरा खाना अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री से वो पैसा लेते हैं। तो करते क्या है वो, उनको ये लगता है कि हम अपने लिए अच्छा उगवा लें बस। तो सर्टिफिकेट सिस्टम चालू कर दें, तो फिर लोगों से सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हारा इतने में बिक जाएगा। कुछ नहीं बिकेगा भला। सिद्धांत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। और जैसे ही कुआं प्यासे के पास जाता है, वही व्यक्ति सवेरे जब दूध देने वाला कोई उसके दरवाजे में आता है, वही अधिकारी जिसके दरवाजे में, या वही व्यापारी जिसके दरवाजे में दूध देने वाला लेके आता है, तो क्या बताता है? दूध में बड़ी मिलावट है हो, बड़ा महंगा बेचते हो, वो तो 30 रुपए में देता है, तुम 60 में कैसे देते हो? करता है। आपका दूध बड़ा पतला है। और वही आदमी शाम को जब दारू की दुकान में जाता है तो वो कहता है 9 रुपये 9,999 की बोतल है, तो उससे ये नहीं कहता है कि तुम 9 रुपये भी छोड़ दो और पहले पैसा दे के आता है। वो भी वापस नहीं मांगता है, वो भी वापस नहीं मांगता। तो जैसे ही उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है कि जैसे ही अपनी वस्तु को लेकर किसी के दरवाजे जाते हैं, आपको कमतर आंकता है, उसके भाव घट जाते हैं। तो ये उपभोक्ताओं को, हम किसानों को पता होना चाहिए कि अच्छा उत्पादन करना है किसके लिए? अपने लिए, अपनों के लिए। बाजार के लिए नहीं करना है। और इनको अपने पास आने दीजिए, आएंगे, ये निश्चित है, गारंटी है, क्योंकि अच्छी वस्तु तो सभी लोग ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करना है किसानों के अंदर, अपने अंदर, कि भाई अच्छी चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए बनानी है, बाजार के लिए नहीं। हाँ, हमारे पास आएंगे तो हम स्वागत करेंगे और देंगे और अपना पैसा लेंगे, ऐसा सिस्टम बनाना है। तो ऐसा ही रहा है भैया हमारे यहाँ बाजार नहीं रहे हैं। साप्ताहिक बाजारें लगती थीं और वो मूव करती थीं। इस गांव के पास में 4-5 गांव के क्लस्टर के बीच में आ गई, फिर वहाँ से हट के सोमवार को यहाँ आ गई, मंगल को वहाँ चली गई, बुध को वहाँ चली गई, ऐसे रोटेट करती रहती थी बाजारें हमारे यहाँ। आपके यहाँ ऐसे थी? फिक्स थी। हमारे यहाँ फिक्स नहीं थी, फिक्स अभी हुई हैं। अभी भी रायबरेली में और फतेहपुर वाले रोड में जाते हैं, अभी भी साप्ताहिक बाजारें मिलती हैं, फिक्स नहीं है अभी भी वहाँ पर बाजारें गांव के बाद। तो बाजार किसान के पास जाए, किसान बाजार के पास न जाए। उपभोक्ता उत्पादक के पास जाए, उत्पादक उपभोक्ता के पास न जाए। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे आपका, एक तो आप अपने ही साइकिल से, अपनी ही मोटरसाइकिल से उसके दरवाजे में देने जा रहे हैं, और फिर वो कह रहा है पतला है, इतनी बेइज्जती करता है, हैं? हम अपना कोई सामान जब लेके जाते हैं बाजार में, जी, जाते हैं उसके भाव घट गए। यही गल्ले के साथ होता है। उदाहरण के लिए मैं इनको भेजा था मंडी में, हाँ, जाके प्याज के रेट पता कर लो क्या है। हाँ, जाके देखा, उन्होंने बात किया, हाँ, बोले 10 रुपए किलो में आपकी प्याज चल जाएगी जी, जो सैंपल में। हाँ, हाँ, दूसरे दिन मैंने गाड़ी में लोड करा के 12 कुंटल प्याज भेज दी। हाँ, जब प्याज वहाँ पहुँच गई तो
तो बोले ये तो जमी है, ये ऐसा है, 5-6 रुपये किलो जाएगी। हाँ, और आखिर में हुआ 6 रुपये किलो बिकी। और उसी दुकान में दूसरे वो आदमी को भेजते कि यार क्या भाव है, वही 20 रुपए किलो में दे देगा। हाँ, 4 दिन के बाद 6 रुपये किलो बिकी। तो इसमें अब इसमें कुछ किसान खड़े हो जाते हैं, दिल्ली को घेर लेते हैं, बाजार को नियंत्रित करो। बाजार सरकार के नियंत्रण में है क्या? सरकार क्यों आपके साथ खड़ी होगी? सरकार तो उसके साथ खड़ी होगी जिससे फायदा है। सरकार को कहाँ से फायदा है? यदि आप अपना खाना उगा लेते हैं, अपने गांव से बाहर नहीं जाते हैं, सब कुछ अपने गांव में कर लेते हैं, सरकार को आपसे मिलेगा क्या? और यदि आप बाजार जाते हैं तो जैसे ही मोटरसाइकिल में तेल डलवाते हैं, पहले तो वही करेंगे, पहले तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो टैक्स दे के आएंगे, फिर उसमें पेट्रोल डलाएंगे तो फिर टैक्स देंगे, फिर बाजार में जाएंगे तो जो जो वस्तुएं लेंगे उसमें भी फिर टैक्स देंगे। तो आप कितनी बार एक दिन में टैक्स दे के आएंगे सरकार को? तो बाजार के पक्ष में खड़ी होगी कि आपके पक्ष में खड़ी होगी? वो तो चाहेगी कि बाजार बने, और वो ये चाहेगी कि किसान भी बाजारू बने, बाजार भी बने और किसान का दिमाग बाजारू हो जाए। वो अपनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, जैसे किसान क्या करता है, अपने खेत में टमाटर भांटा उगाएगा, फल उगाएगा, तो अच्छे अच्छे बाजार के लिए रख लेगा और किराहा ससु अपने लिए रख लेगा। तो हम पहली बार जब देखे, मैंने कहा यार ये कौन सा नियम है भाई, पहले अच्छा रखो फिर बाजार ले जाओ। तो किसान का ऐसा मन बना है कि बाजार ले जाना है तो अच्छा अच्छा ले जाना है, अपने बच्चों को सड़ा सड़ा खिलाना है। ये बाजारू मानसिकता ना हो गई? तो इस मानसिकता को बदलना है भाई। ठीक है ना? सरकार बाजार के साथ खड़ी होगी, और सरकार यदि बाजारू मानसिकता आपके अंदर, मनुष्य का सबसे प्रिय कौन होता है? परिवार का सबसे प्रिय कौन होता है? माँ का, बाप का, अपना बेटा। और कितने हंसते हंसते हम उसको बाजार के अर्पित कर देते हैं। बाजारू मानसिकता नहीं हो गई है? आज 1970 में कोई कल्पना कर सकता था कि अपने बेटे को, हमारे सामने एक बुजुर्ग रहते थे, अब नहीं है, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, वो रणछोड़ सिंह नाम था। तो एक बार अपना संस्मरण बताए, उस जमाने के वो हाई स्कूल पास थे, तो उनकी रेलवे में नौकरी लगी। तो नौकरी लगने के बाद वो अपनी अम्मा के पास गए कि अम्मा नौकरी लग गई है, मैं जाऊं? तो जबकि 4 भाई हैं वो, तो अम्मा बोली सहज रूप से, आए लाला, तो नौकरी करे में लाज ना लागी? तुम किसी की नौकरी करोगे तो लजाओगे नहीं तुम? तो सन 70 की मानसिकता में और 90 की मानसिकता में कितना बड़ा अंतर हो गया। अरे पेपर में बड्डा निकलता है कि ये नौकर हो गया, ये इतना पैकेज पाता है, अपनी बिटिया लेके पहुंच जाते हैं कि अब विवाह कर ले। नहीं, शादी के कार्ड में भी छपने लगा है। हाँ, क्या इंजीनियर या इतना या इस पद पर, शादी के कार्ड में छपाने लगे। वाह, क्या प्रगति हो रही है। इसको कहें या क्या कहेंगे, इस मानसिकता को, प्रदर्शन करने की मानसिकता को बाजारू मानसिकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 70 के पहले क्या मानसिकता थी? इसको छुपाना है, अपने पद को, हाँ नहीं, अपने पद को, धन को प्रदर्शन नहीं करना है। अब धन और पद का प्रदर्शन करते हैं। तब मैंने अमीर आदमियों का लक्षण जानते हैं क्या होता था? सबकी तरह सामान्य दिखना है, वो अंदर से भरे पूरे, लेकिन बाहर जाएंगे विनम्रता पूर्वक सबके बराबर दिखना है। ये ट्रेनिंग होती थी। दिखावा नहीं, बिल्कुल दिखावा नहीं था महाराज। अंदर से भरे पूरे हैं, किलो में सोना रखा है, पसेरियों में चांदी रखी है, घी दूध से और बाहर गए तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक जाना है। ये शिक्षा होती थी। अब
है कुछ नहीं, अकड़ इतनी लंबी चौड़ी है। ये बाजारू मानसिकता नहीं है तो और क्या है बताइए? ठीक है ना। तो बाजार से बाजारू, सरकार तो चाहेगी कि आपकी भी बाजारू मानसिकता हो जाए, और हो ही गई लगभग। तो थोड़ा बहुत बचे होंगे तो वो भी होने वाली है। स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि अपने बच्चों को 10,000, 20,000, 15,000 रुपए के लिए हम किसी कंपनियों का नौकर बना सकें। इसके लिए सरकार बहुत प्रयासरत है, बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं उसने। वही चाहती है, पब्लिक नहीं चाहती है दिलू भाई, पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहती। बेरोजगार है, हम बेरोजगार जो पढ़ा लिखा है वही भर है। पढ़ाई बंद करवा दीजिए, बेरोजगारी खत्म। बेरोजगारी किसके है? जो पढ़ गया है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक भी बेरोजगार ढूंढ के लाइए। कोई बकरी चरा रहा होगा, तो कोई हल चला रहा होगा, तो कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा। कोई बेरोजगार नहीं होगा। बेरोजगार वही होगा जो पढ़ लिखा गया होगा, है ना। आदमी किसी पर्पस से आया होगा कि बरस गया है वो पानी की तरह। पर्पस से आया, नौकरी के लिए। कुत्ता कुत्ते की नौकरी करता है क्या? बिल्ला बिल्ली की नौकरी करती है क्या? हाथी का नौकरी करता है क्या? और आदमी इसके लिए आया होगा क्या? नेचर से पूछा जाए कि तुमने नौकरी नाम का कोई पद रखा है क्या? कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जो पढ़ गया है। क्या पढ़ गया है? स्कूलिंग पढ़ गया है। स्कूल माने एक प्रकार की मानसिकता, एक बाजारू मानसिकता जिसकी हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक प्रश्न और आया था जब हम लोग पूछ रहे थे अपेक्षाएं कि बाकी खेतियों में इसमें अंतर क्या है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आवर्तनशील खेती की क्या ज़रूरत है, जबकि प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट खेती है, पर्माकल्चर है, नेचुको फार्मिंग है, और भी बहुत सारी होंगी, ज़्यादा प्रचलन में हैं। तो मैं इनके नाम जानता हूँ, आप लोग और ज़्यादा जानते होंगे। तो मोटा मोटी हम सब प्रकार की खेतियों को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो रासायनिक खेती में तो यही वाली आधुनिक खेती है जो कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको कहते हैं, क्लासरूम में सिखाई जाती है, किसान जिसको आजकल ज़्यादातर कर रहे हैं। जैविक खेती का मतलब इसके बहुत स्पष्ट मीनिंग नहीं है। कोई जैविक खेती को या ऑर्गेनिक कहते हैं, इसी को ऑर्गेनिक कहते हैं। तो कोई ऐसा कहता है कि ये हाँ, बाजार से मतलब ये जैसे रासायनिक खेती में हम केमिकल खरीद के डालते हैं, इसमें ऑर्गेनिक केमिकल खरीद के डालने को कहते हैं। यही मानक उसमें रखा है। प्राकृतिक खेती का भी बहुत स्पष्ट परिभाषा उपलब्ध नहीं है। कोई कहता है प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती है, कोई कहता है गऊ आधारित प्राकृतिक खेती है, कोई कहता है ऋषि खेती प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा आयाम कवर किए है और इसका कोई स्पष्ट परिभाषा मुझे उपलब्ध नहीं हुई है अभी तक। लेकिन मोटा मोटी कुछ बातें हैं जिसको हम आगे देखेंगे। जीरो बजट सुभाष पालेकर जी ने सुभाष पालेकर जी के बाद प्रचलन में आई। अब इसके देवव्रत आचार्य जी जो गुजरात में ही शायद हैं कि हट गए वहाँ से, हाँ गवर्नर हैं। तो सुभाष पालेकर जी का कहना है कि हमारी खेती को चुरा लिया इन्होंने, हाईजैक कर लिया। अब भयंकर लड़ाई है दोनों में तो और वो नाराज हो गए हैं। आजकल जीरो बजट थोड़ी कहते हैं, अब कहते हैं सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, SPNF हो गई है वो, SPNF हो गई। हाँ, इन दोनों में लड़ाई है। वो कहते हैं देवव्रत जी ने चुरा लिया है, अब वो राज्यपाल है तो चोर तो कह नहीं सकते हैं, गाल फुला सकते हैं तो गाल फुलाए हुए हैं, है ना। दोनों सरकार के दामाद हैं। अभी जब राज्यपाल नहीं रह जाएंगे तब बताएंगे, वो तब बताएंगे। सरकार बदलेगी, राज्यपाल नहीं रहेंगे तब वो बताएंगे कि हमारी तुमने चुराई थी, है ना। तो जीरो बजट फार्मिंग उसको हम थोड़ा डिटेल करेंगे और आवर्तनशील में क्या है। तो खेती कैसे बताएंगे कि क्या है, किसमें अंतर। आपको प्रेसिडेंट में आप याद आ जाए तो लिख सकते हैं हम लोग।
हाँ, और किसी को कोई दूसरी प्रकार की पर्माकल्चर नहीं लिखा क्या? हाँ, लिख दो ना, पर्माकल्चर भी लिख दो। इसको इतना बड़ा काहे को कर रहे हैं? सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ पर्माकल्चर वाले भी प्राकृतिक में ही आते हैं। हाँ, इसी का एक प्रकार है, ऐसा मान लेते हैं। पीसीबीटी करके कोई चलती है। सुभाष पालेकर के साधु भाई हैं। वो कहती है ना ये अभी घर में भी क्या क्या नाम बताया? टीबी टीसीबीसी। अरे मैं तो कह रहा मतलब उन्होंने भी अपने नाम से कर दिया, इन्होंने भी अपने नाम से कर दिया। चलो, टीसीबीसी ठीक है, ऐसे प्रकार की हैं। अब कैसे इसकी तुलना करें? तो हमें तो परिभाषा उन्होंने बताया नहीं। एक बार की बात बताऊं, जब आवर्तनशील खेती भी लोकप्रिय होने लगी, आज से 8 साल 7 साल पहले की घटना है ये, 2019 के आसपास, तो सुभाष पालेकर जी का फ़ोन आया। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुभाष पालेकर जी का फ़ोन आया। सुभाष पालेकर जी ने छद्म फ़ोन से फ़ोन किया, तो मैं नहीं पहचान पाया उनको। आप कौन बोल रहे हैं? मैं फला बोल रहा हूँ। आप कौन सी खेती करते हैं? मैं आवर्तनशील खेती करता हूँ, आवर्तनशील खेती ही सिखाता हूँ। आवर्तनशील खेती क्या है? हमने वो बताया। यह प्रकृति के संतुलन, परिवार की, किसान परिवार की समृद्धि, इसमें खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति, तीनों को मानक बना के चलती है, तीनों में संतुलन स्थापित करती है। जो हमारी समझ में आया बताया। उन्होंने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमने कहा इसके लिए आपको आदरणीय सुभाष पालेकर जी से ही बात करनी पड़ेगी। वो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप उनसे बात करें, आप तुलना करके देखें। हमने कहा बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती है, तुलना भी करनी है तो क्यों तुलना करनी है भाई, उनसे पूछिए। अब हमारे इस उत्तर से आदरणीय सुभाष पालेकर जी खूब खुश हुए, और थोड़ी देर में सुभाष पालेकर जी का नंबर है मेरे पास, नाम लिख के आ गया फ़ोन, 1-2 ही मिनट में आ गया। तो फिर बताया मैंने ऐसे ऐसे किया था। आपको जीरो बजट में क्या कमी लगती है? मैंने कहा कोई कमी नहीं लगती है, केवल ये कमी लगती है कि कार्बन कहाँ से आएगा। धरती को कार्बन की ज़रूरत है, वो आएगा कहाँ से? और गोबर का करेंगे क्या? गाय का करेंगे क्या? अगर एक ही गाय 30 एकड़ के खेत को कर देगी तो बाकी गाय तो स्लॉटर हाउस ही जाएगी, बैल क्या करेगा? हम सब जीवों को उसमें व्यवस्थित करना है खेती में कि नहीं करना है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया आज तक। फिर इसके बाद हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई है, बता दिया आपको। तो रासायनिक खेती में खेती का क्या लक्ष्य है? पैसा कहें या अधिक उत्पादन। पैसा नहीं है लक्ष्य, अधिक उत्पादन। जैविक खेती का लक्ष्य क्या है? इसका भी अधिक उत्पादन। तो प्लस पैसा कर देते हैं, प्लस लिखे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक खेती का क्या लक्ष्य है? देखिए मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे। स्वास्थ्य। और पर्याप्त है इतना? किसका स्वास्थ्य? मानव स्वास्थ्य। पर्माकल्चर का क्या लक्ष्य है? भोग लिखने पर नाराज हो जाएंगे, मिल्सेंट जी नाराज हो जाएंगे। तो पर्माकल्चर का क्या लक्ष्य है? पर्माकल्चर मतलब हस्तक्षेप ना करो ऐसी एक मानसिकता को विकसित करता है। डिजाइनिंग। जीरो बजट का क्या लक्ष्य है? अभी तो जीरो बजट आप लोग कर ही रहे हैं, बताइए क्या लक्ष्य बताते हैं उसमें? हैं? बाजार मुक्ति, बस, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। बाजार मुक्ति नहीं है, मतलब कम खर्च। कम खर्च। बाजार में जाएंगे। और क्या हो सकता है?
देखिए मैं नहीं जीरो बजट करता हूँ, आप लोग करते होंगे तो बताइए क्या है उसका लक्ष्य, क्या है, क्यों करते हैं उसको। किसी भी खेती का लक्ष्य भी तो होता है ना, हर खेती का। जीरो बजट का केवल बजट शून्य करना, उत्पादन भी बढ़ाने की बात करते हैं वो। कम बजट में ज़्यादा उत्पादन, कम खर्च उत्पादन वो भी कहते ही होंगे मेरे ख्याल से, है ना। टीसीबीसी का क्या है? हाँ, टीसीबीसी का क्या है? अधिक उत्पादन। आवर्तनशील खेती का क्या लक्ष्य है? प्राकृतिक, सामाजिक और सारे संतुलन। सामाजिक संतुलन भी है। एक क्लास है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने खेत में रोजगार देना है, तो सामाजिक संतुलन नहीं बनेगा उससे। तो प्राकृतिक संतुलन भी है, सामाजिक संतुलन भी है और बौद्धिक संतुलन भी है। हम जब लाभ लालच के आधार पर जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन आवेशमय होता है। तो वैचारिक संतुलन भी है, जब हम करुणा, दया, प्रेम के साथ में व्यवहार करते हैं तो वैचारिक संतुलन है। और तीनों संतुलन हो गए तो ठीक है ना। पर्यावरण संतुलन का रासायनिक खेती में कोई मतलब है? कट्टम। जैविक खेती में इसकी चर्चा है? प्राकृतिक खेती में इसकी कोई चर्चा है? है, कुछ है, चर्चा है। हालांकि उनको पर्यावरण का अर्थ पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो इसके पक्ष में है कि पर्यावरण बिगाड़ा ना जाए, उदारता पूर्वक काम किया जाए। पर्माकल्चर का है। जीरो बजट का कोई लेना देना नहीं है। दिलू भाई बताएंगे, इनके राज्यपाल जी का मामला है कि नहीं है, ये बताइए। सारे फैसले दिलू भाई लेंगे। हाँ, जीरो बजट के लिए दिलू भाई बताएंगे। बताइए, है पर्यावरण की बात करते हैं सुभाष पालेकर जी या देवव्रत आचार्य जी? नहीं करते। आप कह रहे हैं नहीं करते हैं, मैंने तो नहीं सुना है। हस्तक्षेप न करना संतुलन नहीं है। टीसीबीसी का तो कोई मतलब ही नहीं है और इसमें पर्यावरण संतुलन की बात होती है। जबलपुर के एक मॉल में एक ऑफिस है टीसीबीसी। अच्छा, दिखा रहे थे कैसे पहुंचेंगे ऑफिस तक। हाँ। मानव लक्ष्य की कोई चर्चा है रासायनिक खेती में? ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती में मानव लक्ष्य का कोई? प्राकृतिक खेती में मानव लक्ष्य का कोई? पर्माकल्चर में मानव लक्ष्य का कोई? इसमें है, क्योंकि कभी कभी गिटार बजाता हुआ एक आदमी दिखाते हैं पर्माकल्चर में। तो हम उसका अर्थ ले लेते हैं कि सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, हम इसको उदारता पूर्वक टिक कर देते हैं। ठीक। जीरो बजट में दिलू भाई जीरो बजट में है मनुष्य का क्या लक्ष्य है, क्यों इस धरती में आए, कोई बताते हैं? तो कट्टम करना ये है। टीसीबीसी में इसमें बताते हैं, इसमें आवर्तनशील खेती में मनुष्य का लक्ष्य क्या है? नित्य सुखपूर्वक रखना। कैसे रह सकते हैं? सारे संतुलनों को प्राप्त करते ही, सारे संतुलन ही सुख है। अभी इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि संतुलन कैसे सुख है। जब हम तैरना नहीं जानते हैं और पानी में गिर जाएं तो कैसा लगता है? भार जैसा लगता है। और तैरना सीख जाते हैं तो इसी का नाम संतुलन है। संतुलन से क्या हो गया? हल्कापन। भारहीनता ही सुख है। जैसे साइकिल नहीं चला पाते हैं
और साइकिल चला लेते हैं तो अपना भार महसूस होता है क्या? और नहीं चला पाते हैं। साइकिलें भार लगती है। तो जैसे ही हम साइकिल चलाते हैं तो संतुलन पाए तो उस समय क्या भार होगा हमारा, अंदाजा चलता है। भारहीनता ही सुख है। इसी तरह विचारों में संतुलन होता है तो क्या होता है उस समय? ध्यान नहीं आता। जैसे आपके शरीर में अभी सब लोग बैठे हैं, किसी को ध्यान है अपने शरीर का? है तो शरीर के साथ ही दांत दर्द करने लगे, हमारा सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा, दांत में चले जाएंगे, पूरा भार हो जाएगा, एक एक मिनट भार हो जाएगा। क्यों? अव्यवस्था है। तो जैसे ही हम व्यवस्था को समझते हैं, जैसे ही हम संतुलन को समझते हैं, भारहीन हो जाते हैं। भारहीनता ही सुख है। हम यहाँ बैठे हैं, घर का ध्यान नहीं आ रहा है, इसका माने क्या है? घर में सब ठीक है, भारहीन है। हम यहीं पर हैं और हमारे गांव का कोई ध्यान नहीं आ रहा है, भारहीन है। और यहाँ हैं, थोड़ी देर में फ़ोन, हमें पता है कि हमारा भाई दारू पी के 4-5 लोगों को गाली दे चुका होगा, बैठे रह जाएगा यहाँ पर, बात करने में भी वो भार बना रहेगा। हाँ, माने खुल के हंस नहीं सकता, और जो खल के हंसता है इसके माने भारहीन है वो। तो हंसी सबसे अच्छा व्यायाम है, लेकिन कौन सी है? हा वाली नहीं, कपिल सिब्बल वाली नहीं, क्या है, कपिल शर्मा वाली नहीं, जो यहाँ से निकलती है, भारहीनता की जो हंसी निकलती है, जिसको आह्लाद कहते हैं। उस आह्लाद से क्या होते हैं? शरीर में 4 वाइटल ऑर्गन होते हैं, किडनी, लीवर, फेफड़े और दिल। इनका व्यायाम कैसे होता है? इनको स्वस्थ रहना है तो कैसे? एकमात्र आसन है हंसना, हास्यासन। तो जितना यहाँ से हंसी आती है आपके, ये 4 वाइटल ऑर्गन आपके स्वस्थ होते हैं। और कोई, मिश्रा जी देखिए 84 साल के बच्चे हैं, दिन रात हंसते हैं। दिन रात हंसते हैं, पूरे भारहीन रहते हैं। ठीक है ना? ज़्यादा स्वस्थ होने का राज यही है ना। हंसने के अलावा तो कोई आसन करते देखा नहीं मैंने आपको। करते हैं? कोई आसन नहीं करते हैं हंसने के अलावा। और अगर कोई दुखी आदमी पहुंच गया तो भी उसको हंसा के उसका भी व्यायाम करा देते हैं। ठीक है ना? तो याद आ गया तो ठीक है ना। तो मानव लक्ष्य की बात हो गई। पशुपालन की रासायनिक खेती बात करता है, ऑर्गेनिक जैविक करता है। ऑर्गेनिक खेती में सजीव खेती, गौ आधारित खेती इसमें करते हैं। अरे ये तो गौ आधारित तो रही गई अभी आज। हाँ तो गौ आधारित कर दे, है ना। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पशुपालन की बात करता है? नहीं करता, बाजार से लाता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाजार से लाने की बात कहता है, जबकि जीरो बजट कम से कम बाजार से नहीं लाने की बात करता है वो। तो प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती ये करता है, लेकिन गाय तक सीमित है। पशु की बात नहीं करता, गाय की बात करता है। बकरे से तो घृणा करता है। गाय मम्मी है, बैल पापा है, यहाँ तक है उसका। मम्मी पापा के अलावा सब मौसी मौसिया और फूफा चाचियों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो मम्मी पापा की बात करता है। पर्माकल्चर ठीक है। पर्माकल्चर पशुओं की बात करता है? नहीं करता। जीरो बजट गाय की बात करता है। गाय बैल दोनों की बात करता है, गोवंश की बात करता है। पर्माकल्चर करता है, पशुओं की बात करता है। अच्छा डिजाइन में उनका इंक्लूडेड रहता है। अच्छा नहीं, पर हाँ, वो मज ऑटोमेटिक इंक्लूडेड रहता है ना, वो कोई करने के रूप में कुछ नहीं करते। वो माने प्राकृतिक पशुओं की बात करता है या पेट की बात करता है? नहीं पेट नहीं। हाँ
तो वो नहीं, मतलब पशुपालन की बात हो रही है। पशुपालन की बात है। करता है, गाय पालने, भैंस पालने, बकरी पालने, मुर्गी पालने की बात करता है। मुर्गी पालने की बात भी करता है और मुर्गी को खाने की भी बात करता है। चलिए कोई बात नहीं, तो लिख देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपके मन में क्लियर करना है कि कौन क्या बात करता है, ताकि आप इस गफलत में न रहें कि ये इसमें उसमें तुलना क्या है, तो स्पष्ट हो जाए आपको, बस इतनी बात है। चलिए, ये करता है भाई, ये आगे वाला ये TCBC नहीं करता। नहीं, पर्माकल्चर के लिए बताया ना कि करता है। TCBC करता है, हमें पता नहीं है उसके बारे में। नहीं करता, मैंने तो नहीं बोला किसी को। चलिए, ये तो करता ही है, ठीक है ना। खाद्यान्न सुरक्षा अपनी जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेने की, इसकी कोई बात करता है रासायनिक खेती? नहीं, रासायनिक खेती करता है, प्रोडक्शन होगा तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। हाँ वो करता है। तो खाद्य सुरक्षा की बात ये करता है। खाद्य सुरक्षा के नाम पर ही तो वो रासायनिक खेती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी नहीं करता है। प्राकृतिक, दरअसल ऑर्गेनिक फार्मिंग ही मूल रूप से उनके लिए काम करता है जो सर्टिफिकेट और ये सब सर्टिफिकेट, ये प्राकृतिक गौ आधारित खेती ये अपने लिए वर्क करते हैं ज़्यादातर। माने देश की खाद्यान्न सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। पर्माकल्चर को तो अंतर्राष्ट्रीय है, तो देश आता ही नहीं है उसकी सीमा में, तो जो मिल जाए उसमें, मेरे ख्याल से तो खाद्यान्न सुरक्षा की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे ही है। हाँ, व्यक्ति। जीरो बजट दिल्लू भाई, खाद्यान्न सुरक्षा की बात होती है, कैसे खिलाएंगे इस देश को? नहीं। TCBC अधिक उत्पादन की बात है। अधिक उत्पादन, हाँ अधिक, हाँ लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा, देखिए अधिक उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा में अंतर है। जब हम अपने खेत को ऐसा डिजाइन करते हैं कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना है, वो खाद्यान्न सुरक्षा। ये खाद्यान्न सुरक्षा नहीं है कि हम टमाटर ज़्यादा पैदा कर लेंगे या कद्दू ज़्यादा पैदा कर लेंगे। जो ये कहता है कि जो मनुष्य खाता है, हर देश के उस नागरिक का भी हिस्सा है जिसके पास खेत नहीं है, उसका भी खाना पैदा करने की किसानों की जिम्मेवारी है। इसकी बात मैं कह रहा हूँ, और ये अपन इसमें आवर्तनशील खेती में इसकी बात है। ह्यूमन हेल्थ की बात रासायनिक खेती करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, प्राकृतिक खेती करती है, पर्माकल्चर करती है, हेल्थ की बात कर रही है। जीरो बजट कहाँ है, मैंने तो नहीं सुना, दिल्लू भाई बताएंगे। हेल्थ की बात करते हैं, वो अलग से अर्थ निकल आता होगा, लेकिन उसका फोकस है एक गाय से 30 एकड़ खेत में ज़्यादा पैदा करना, इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सर देखिए, स्वास्थ्य को भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मानव जी। स्वास्थ्य वास्तव में क्या है? तो जब तक वैचारिक संतुलन ना आया तो मानव स्वास्थ्य कौन ही ले आएगा? मैं भी संतुलित आहार को भी डिफाइन किए लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो मानव स्वास्थ्य की बात ये क्या कहते हैं इनको, जीरो बजट। जीरो बजट वाले भी नहीं करते हैं, ठीक, ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक। अब इसमें स्वास्थ्य संतुलन की बात कर लें। संतुलित आहार क्या है, ताकि क्लियर न, क्या है संतुलित आहार? यहाँ तो वैद्य जी भी बैठे हैं। कोई कहता है सवेरे फल खाना चाहिए, कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है ये फल के बाद वो फल नहीं खाना चाहिए। संतुलित आहार क्या है? ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। एक सामान्य से, मान लीजिए मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ, 5 का विद्यार्थी हूँ, और मैं मुझसे कोई बताए कि संतुलित आहार तुम्हारा ऐसे है, तो क्या है वो? निश्चित मात्रा में अनाज, दाल, फल, सब्जियां को खाना ही जो है संतुलित आहार। वो मात्रा कैसे तय होती है? माता जी, हमारे खाने में वो सारी चीज रहे। अच्छा, रहें, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसी के नज़दीक इसको हम परिभाषित करते हैं आवर्तनशील खेती में। 1/3 हिस्सा फल फूलों से,
एक तिहाई हिस्सा एनिमल प्रोटीन और एक तिहाई हिस्सा अनाज, दाल, चावल, तेल, मसाले, इनसे तीनों का संतुलित। और सुबह फलों से, दोपहर में अनाज, दाल माने धरती से पैदा होने वाले, शाम को एनिमल प्रोटीन से। यही संतुलित आहार है। सरल सी बात है। आवर्तनशील खेती, आपने जैसे खेत को 3 हिस्सों में बांटा है, अपनी थाली को भी 3 हिस्सों में बांट लीजिए, संतुलित आहार हो गया। एक टाइम का भोजन फलों से लीजिए, दूसरे टाइम का दोपहर का भोजन अनाज, दाल, चावल जो खाना है खाइए, शाम को एनिमल प्रोटीन ले लीजिए, दूध ले लीजिए, थोड़ा सा दही ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, या जो और आइटम बन सकते हैं, तीनों संतुलित हो गए। साथ में मिला के मत खाइए कि अनाज के साथ फल, फल के साथ दूध, दूध के साथ ये सब अलग अलग ले लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। संतुलित आहार का यही सरल सी बात है। बिल्कुल जैसा हमारा खेत वैसी हमारी थाली, वैसे ही हमारा शरीर, जैसी प्रकृति वैसा शरीर है कि नहीं है। जैसी धरती है, जैसे धरती की व्यवस्था चलती है, वैसे तो हमारे शरीर की, कल तो देख लिया ना अपन ने, उसी तरह तो जैसा खेत होगा वैसा हमारी थाली, जैसी हमारी थाली वैसा हमारा खेत। ठीक, सरल सी बात है बिल्कुल। रासायनिक खेती जुताई के बारे में बात करती है, करती है। कैसी? मैकेनिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई बात ही नहीं करती, कोई बात नहीं करती। आपको जो मन में आए करिए। जुताई की तो कोई बात ही नहीं है, क्या डालना है यहाँ तक की बात है। एक खेती है जो मशीन की बात करती है, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं। कंजर्वेटिव फार्मिंग बहुत प्रचलित है। वो कंजर्वेटिव फार्मिंग अफ्रीका में और कुछ हिस्सों में जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, वहाँ पर कंजर्वेटिव फार्मिंग का काफ़ी प्रचलन है। हमने लिखा नहीं उसको, लेकिन वो इससे मिलती जुलती है, ऑर्गेनिक से ही मिलती जुलती है, लेकिन वो मैकेनिज्म की बात करती है, वो भारी मशीनरी की बात करती है। हाँ, वो भी आ गई है, तारा क्या कुछ नाम है उसका, PQNQ, हाँ PQNQ, हाँ वो भी भारी मशीनरी की बात करती है। PQNQ भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और PQNQ भी यही है, पाकिस्तान का रेगिस्तानी इलाके का मालिक है वो, जो कनाडा में बहुत दिन तक रहा वो, या अमेरिका में, वो लौट के आया। उसने एक सरल विधि से खेती करने की, और सब कुछ उसमें भी मिक्स करके वो देखता है। मैंने उसको देखा, वीडियो अच्छा लगा मुझे, लेकिन पूरी बात नहीं है उसमें। और वो उनके किसी काम की नहीं है जिसके पास कम ज़मीन है, वो भारी ज़मीन वालों के लिए काम की है। बांस की ज़्यादा बात करते हैं, बम्बू की भी बात करते हैं, और छिटकावा भी बोने की भी बात करते हैं, मल्चिंग की भी बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें प्राकृतिक है। आप लोग देखते रहिए, दुनिया भर में सब लोग प्रयोग कर रहे हैं। हमारा ध्यान दिलाना ये है कि जिसके लिए आपको जो उपयुक्त है उसी से ले लीजिए। जुताई की जो तकनीकी अच्छी लगे ले लीजिए आप। तो प्राकृतिक खेती, गौ आधारित मशीन की बात करते हैं, ये बैल की भी बात नहीं करते हैं। मज़ेदार तो बात यह है, जबकि इनको तो कम से कम बैल गौ आधारित वालों को बैल की बात तो करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं वो। पर्माकल्चर वाले करते हैं कि नहीं? नहीं करते। जीरो बजट वाले करते हैं कि नहीं करते? TCBC वाले करते हैं कि नहीं करते? और अपन लोग तो लंबा सा हाँ कहते हैं कि जुताई तो बैल से ही होनी चाहिए, बाकी जुताई तो परेशान करने वाली है, या फिर छोटे टेलर से होनी चाहिए। खेती वाले कह रहे हैं कि नो जुताई नो सिंचाई। अच्छा, जाओ बीज छीट के आओ, घर में आके सो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यही तो पर्माकल्चर वाले कह रहे हैं। खाद के बारे में क्या है? रासायनिक खेती वाले खाद के बारे में क्या बताते हैं? फर्टिलाइजर्स देते हैं। हैं? केमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक।
प्राकृतिक और गौ आधारित वाले क्या करते हैं? ये भी गोबर वाले से बात करते हैं। गोबर, कंपोस्ट, कंपोस्ट नहीं कहते, हाँ गोबर। कंपोस्ट की बात तो नाम तो मैंने नहीं सुना। गोबर की खादें लिख देते हैं, गोबर की खादें, कई प्रकार से वो लिक्विड मैन्योर भी बनवाते होंगे ऐसे। हाँ, और क्या करते हैं? प्राकृतिक खेती, गौ आधारित वाले। ये सब जीवामृत वगैरह तो और ये पर्माकल्चर वाले कंपोस्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छी कंपोस्ट बनाते हैं वो। पर्माकल्चर वालों का कंपोस्ट नकल करने लायक है। वो वहाँ वुड चिप्स भी डालते हैं, और वुड चिप्स डाल के अगर हम जो सीमांश बनाए ना, तो इसमें कार्बन मैटर अधिक टिकाऊ निकलेगा। हमारे पत्तियों से भी बहुत बढ़िया खाद है। पत्ती में भी, पत्ती में बहुत बढ़िया। पत्ती भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, पत्ती क्या है ना, ये बातें नहीं आई हैं क्या अभी? ये 4 दिन में कवर नहीं होता है कोर्स। एक तो प्रश्न भी नहीं आए हैं जी। मल्चिंग, बहुत अच्छा है ये, हम भी रिकमेंड करते हैं इसको, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है। वुड चिप्स से आगे है। जी, डिज़ाइन का जो मामला है ना, मैंने बताया डिज़ाइन ही उनका लक्ष्य है जी। तो पत्तियां कैसे आती हैं? ये जो अपना पेड़ है ना, पेड़ एक तरह से मिनरल पंप है। ये बात हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, कल उसमें नहीं कंपोस्ट जब पड़ रहे थे। मतलब ऐसी बातें नहीं पेड़ पेड़ कितना ज़रूरी है, वो ज़मीन के अंदर के मिनरल को अपने पत्ती के माध्यम से ऊपर लाता है और ऊपर छोड़ देता है। ईडेबल फॉर्म में मिनरल केवल पेड़ ही बनाता है, केवल, पूरी दुनिया में, पूरी धरती में। बाकी खूब खनिज रखा है नीचे, आप खा नहीं सकते उसको। खा पाने योग्य कौन बनाता है? पपीता, पालक, मूली, गाजर, वो पत्ते वाली कौन कौन सी होती हैं, और वो चौलाई, बीटरूट, इसी में आता है। क्या किया उसने? ज़मीन के अंदर के खनिज को मनुष्य और पशुओं के खाने योग्य बना के ऊपर ले आया। अब वो सूख जाए, उसको गोबर में मिला के फिर से खेत में डाल दीजिए, तो अगली पीढ़ी के लिए सबसे बेहतरीन मिनरल वही है। और इसीलिए बकरी की खाद जरूरी होती है। क्यों? वो पत्तियां खाती है, पत्तियों की वजह से उसके गोबर में भयंकर मिनरल होता है। इसलिए कंपोस्ट में कुछ हिस्सा बकरी के खाद का होना ही चाहिए। वो बता दिया था ना, यही बताना था। तो खाद, और ये पर्माकल्चर खाद की बात करता है, कंपोस्ट की बात करता है। जीरो बजट वाले जीवामृत, घन जीवामृत, वो 2 ही खादों की बात करते हैं मेरे ख्याल से, जीवामृत, घन जीवामृत। वो खाद थोड़ी है, बीजामृत तो बीज संशोधन के लिए है। और क्या कहते हैं ये, बात और मल्चिंग ही करते हैं प्रभु। वो तो दूसरी चीज आगे आएगा मल्चिंग के लिए। तो बीजामृत और जीवामृत और घन जीवामृत। जीवामृत और घन जीवामृत दो बात करते हैं वो। TCBC वाले का मुझे पता नहीं है, कंपोस्ट करते हैं। खाद की बात करते हैं। और हम लोग क्या बात करते हैं? खाद का, कंपोस्ट, और क्या क्या बात की? तरल कंपोस्ट है। तरल कंपोस्ट, तरल खादें, और क्या बात की अपन ने? और तमाम सारे जो है प्राकृतिक तरीके से। केमिकल की भी बात की। हम लोग केमिकल को भी डिनाई नहीं करते हैं। हमारा ये कहना है, आप वह कोई भी केमिकल प्रयोग करिए जिसको आप स्वयं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसे अंडे के छिलके से अंडे के छिलके से आप कैल्शियम निकालिए, खूब कैल्शियम डालिए। हड्डी से फास्फोरस निकालिए, आप डालिए। DAP मत लाइए, अपनी जेब मत कटवाइए।
मछली के अर्क से एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड क्या काम करता है? हैं? हमारे जो खाना खाते हैं उसको कौन पचाता है? जैसे हमारे पेट है वैसे ही पेड़ के पेट है, पता ही पोषण चक्र में बताया गया होगा। तो हमारे एमिनो एसिड 27-28 प्रकार के क्या करते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं उस कौन सा एसिड उसको पचाएगा, ये बॉडी में इंटेलिजेंस है और खच्च से उसको उसी एसिड को पैंक्रियाज निकाल के दे देता है और उसको सड़ाता गलाता है, जो कुछ भी करना है करता है, प्रोसेस करता है। ये इंटेलिजेंस बॉडी में है, ठीक है ना। पौधे में क्या है? पौधे में भी एमिनो एसिड्स है, वो भी पचाते हैं और जब हम बाहर से उसको देते हैं तब वह भी उसी तरह उसको रिएक्ट करता है। इसका प्रयोग अभी आप जाके आप किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर फिश एमिनो एसिड बताया गया होगा। इसके अलावा भी एमिनो एसिड्स आप बना सकते हैं और उसको आप डाल के देखिए, आपके पालक का पत्ता कितना मोटा हो जाता है, देख लीजिए। जैसे बहुत भूख लगती है ना, पैंक्रियाज जब लीवर टॉनिक पीते हैं, वो लीवर टॉनिक है एक तरह से, इसी तरह वो काम करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। हमारा कहना इतना है कि बाजार और फैक्ट्री से जो केमिकल नाइट्रोजन निकाला गया है वो नाइट्रोजन धरती को खतरनाक है। उसकी जगह में पत्तियों से नाइट्रोजन बनाने की विधि तो बताई गई होगी, नहीं बताई गई? ना ना, पत्तियों से नाइट्रोजन निकालना, जीवामृत के साथ जो पत्तियों को क्रश करके जो डालते हैं, ना ना ना, वो भी पत्तियों को क्रश करके और गुड़ से। हाँ, क्रश करके नहीं। आप अपने अपने खेतों में जाइए, आपको जो ऐसा पेड़ दिखे जिसको कोई निराई नहीं की गई, गुड़ाई नहीं की गई और फिर भी बहुत हरा बना रहता है, उसको चुन लीजिए। उसकी सवेरे सवेरे जब ओस झड़ जाती है, पत्तियां ले लीजिए। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला आपके क्षेत्र में जो भी पौधा है उसकी पत्ती ले लीजिए। उस पत्ती को महीन महीन काटिए तौल के, 100 ग्राम पत्ती में 100 ग्राम गुड़ मिला दीजिए और अंधेरे कांच के बर्तन में एक माने ऐसे कागज़ से, ऐसे जिसमें रेस्पिरेशन उसका होता रह सके माइक्रोबैक्टीरिया का, उसको अंधेरे में 8-10 दिन के लिए रख दीजिए। 10 दिन के बाद वो नाइट्रोजन गुड़ के साथ आ जाएगा। वह गुण जो वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने की ताकत रखता है वो उसमें आ जाएगा। आप जिस फसल में नाइट्रोजन देना चाहते हैं उसका सुबह सुबह स्प्रे कर दीजिए, फोलियर। वह गुण आपके उस पेड़ में आ जाएगा जो वातावरण के नाइट्रोजन को अपने में फिक्स करवा देगा। नाइट्रोजन तैयार है आपका। पानी तो वो जो गुड़ और वो हो जाएगा, अपने आप लसलसा हो जाएगा। 20 गुना पानी मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए, 20 गुना। तो ये नीम की पत्ती या पीपल की पत्ती ना, ये पीली हो जाती हैं। आप अपने खेत में जाइए, देखिए कि बिना किसी देख रेख के कौन सा खरपतवार, पौधा, पेड़ अपने आप हरा बना रहता है। माने उसके अंदर ये गुण है कि वातावरण से आज नाइट्रोजन ले रहा है, वो उस गुण को निकाल के अपने उस फसल में डाल दीजिए। जलकुंभी है, बहुत बढ़िया है, उसका निकाल लीजिए। यही असली वैज्ञानिकी, ये प्रयोगशाला। देखिए, वैज्ञानिकों ने भी जो फैक्ट्री से निकाल रहे हैं तो कहाँ से निकाला होगा? पहली बार यूरिया कैसे बनी, जानते हैं कैसे बनी? 1911 में एक थिएटर खुला, एक किताब है जल मल थल, उसको सब लोग पढ़ें। सोपान जोशी जी ने लिखी है, यहाँ रखी हो तो निकाल देना यार। ले गया, किताब लिख लीजिए, जल मल थल, बहुत अच्छी किताब है। तो यूरिया का कैसे जन्म हुआ? तो एक वो क्या कहते हैं उसको, सिनेमा खुला, माने थिएटर खुला। थिएटर में उसने ड्रम लगा दिया। तब उस समय तो बहुत टेक्नोलॉजी थी नहीं कि सबकी पेशाब करने जाते हैं थिएटर देखने में। वो पेशाब खरीद लेता था थिएटर मालिक से, उस पेशाब से निकाला था नाइट्रोजन पहली बार, यूरिया।
यूरिया माने नाइट्रोजन। हाँ, वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने की विधि तो जब बहुत बिजली खूब सारी हो गई, उसमें पंप लगते हैं वातावरण के नाइट्रोजन को उसमें फिक्स करने के लिए पंप लगते हैं, वो कहीं से लाई थोड़ी जाती है। लेकिन पेशाब से नाइट्रोजन निकालने से ही शुरू हुआ था ये। वातावरण की नाइट्रोजन को हार्पर और बोश ने एक विधि विकसित हाँ, की। वो विधि विकसित, वो तो विधि की बात हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। हाइड्रोजनाइज करते हैं उसको, नाइट्रोजन को। ताजे गोबर को भी पतला करके डालने से उसमें यूरिया होता है कि नहीं होता? 3 से 4% होता है। सोपान जोशी ने लिखा 3 से 4% होता है, 2%। लेकिन बहुत सारी तकनीकें, आपका ध्यान चला जाएगा तो सारी तकनीकें निकाल लेंगे आप लोग। तकनीकी बस यही है कि नाइट्रोजन जो वातावरण में 78% भरी है, नाइट्रोजन का ही हरेपन के रूप में नाइट्रोजन दिखाई देता है। कैल्शियम भी टूट के नाइट्रोजन ही बनाता है। जो दूध होता है, दूध भी नाइट्रोजन ही बनाता है। तो पोषण चक्र सिद्धांत में ये मेरे ख्याल से, हाँ, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कैल्शियम और नाइट्रोजन देना अनिवार्य है। 30 से 35 दिन तक यही पौधा लेता है। तो कैल्शियम के लिए तो मेरे ख्याल से 2 विधियाँ बताई होंगी। उसका हड्डी वाली बताई, अंडे के छिलके से बताया, कैल्फॉस कैल्फास बताया। चूने का पानी भी जो लोग अगर यूज कर सकते हैं तो वो भी आ गया। हाँ तीनों विधियां आ गई। हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम केमिकल का कोई विरोध नहीं करते हैं, इतनी ही बात कहते हैं कि केमिकल हमारे द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया हो, पैसे से ना आया हो, बस। तो हम तीनों प्रकार की, लिक्विड मैन्योर की भी बात करते हैं, कंपोस्टिंग की भी बात करते हैं और केमिकल की भी बात करते हैं। ये आपका बार बार स्मरण दिलाते हैं। कीटनाशक के लिए रासायनिक खेती भयंकर, जैविक खेती करती है। नहीं, जैविक खेती का नहीं है ब्रह्मास्त्र। देखिए आपका छुड़ाई ले रही हैं ये। जीवाश्म वगैरह होना चाहिए। हैं? गौ आधारित में गौ आधारित में क्या कहते हैं? करते हैं ना ये सब। बिल्कुल करते हैं, तरीका अलग होगा। 10 पर्णी वाला जो 10 पर्णी अर्क आता है इसमें। हाँ, 10 पर्णी आता है। मट्ठा में तांबा डालकर आता है फफूंदी के लिए, ये गौ आधारित वाले करते हैं। 10 पर्णी अर्क की बात करते हैं। और भी कोई बात करते हैं, ये मटका खाद की भी बात करते हैं, पंचगव्य की भी बात करते हैं, गोप कपामत की भी बात करते हैं, है ना। ये सारी बातें करते हैं, माने कीटनाशक बताते हैं। परमाकल्चर का मुझे पता नहीं, करते हैं। वो कहते हैं कि डिजाइन आपका ऐसा हो कि उसमें आते ही ना आए ना कीट ना आए नहीं करते कि वो मिक्स हो गया सब कुछ। तो मैं माने नहीं करते हैं फिर। हाँ, माने इकोसिस्टम बन जाए, ये इसको खा जाए, वो उसको खा जाए, वो अपना बैलेंस बना रहे, इस तरह। वो डिजाइन की विशेषता होनी चाहिए। ठीक। 0 बजट वाले ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र। अब ये बताइए, यदि किसी को या कोई मुझे केमिकल की गोली दे के, जहर दे के मार दे तो मैं मर जाऊंगा, और यदि मुझको कोई सोने के भाले से मारे तो भी क्या होगा? मर जाऊंगा। तो सोने के भाले से मरने में और केमिकल के मारने के बाद मरने में क्या अंतर होता है? ये तो मैथिल ब्राह्मणों को खिला के आज तक कोई मार नहीं पाया है। यदि खिला के मारा जाए और यदि घड़ा दबा के मारा जाए तो मरने में क्या अंतर होगा? मरने के बाद तो एक ही रिजल्ट होगा, चाहे भूखों मार डालिए, चाहे खिला के मार डालिए, चाहे आप सोने के भाले से मारिए, चाहे आप गोली से मारिए, चाहे परमाणु अस्त्र से मारिए, मरने में क्या अंतर होगा? होगा? क्या अंतर होगा? जब किसी भी जीव को मारते हैं तो वह आगे के जीव की एक कड़ी के रूप में है। किसी का भोजन है, कोई उसका भोजन है, बीच की अगर टूट गई, अब क्या होगा? अब ये भूखों मर रहा है और वो भूखों मर रहा है।
और इसका अंत कहाँ तक है? सबसे अंत में कौन आता है? तो मानव स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रभाव डालेगा ही, चाहे आप ब्रह्मास्त्र से मारिए, चाहे आग्नेयास्त्र से मारिए, चाहे परमाणु बम से मारिए, और चाहे आप केमिकल खिला के मारिए। जो जैव श्रृंखला है, जिसकी अंतिम कड़ी में मनुष्य है, उसमें उसके स्वास्थ्य में अंतर आएगा। ठीक, हम ये कहते हैं। और इसीलिए हम उसमें आवर्तनशील खेती में क्या 3 सिद्धांत बताए हैं कीट नियंत्रण के? नहीं बताए? नहीं, कल चर्चा हुई थी ना हम लोगों ने, जब वो चीजें की हम किसी भी अवस्था को डिस्टर्ब करते हैं तो सारा प्रभाव आता है। ठीक है ना? जीव आने के पहले उसका भोजन आता है। जब उसका भोजन डिस्टर्ब होता है तब मनुष्य का भोजन करता है। तो जब हम बार बार जुताई करते हैं, मेड़ों को तोड़ डालते हैं, उसका आहार नहीं पैदा होने देते हैं, तो वो तो अपने समय से आएगा जीव, और वो अपना खाना नहीं पाया तो फिर आपके खाने में अटैक करेगा। उससे बचने का उपाय है मेड़े चौड़ी कर दीजिए, अपने आप अपना खाना खाएगा, चला जाएगा। तब भी आ गया तो भी एक उपाय बताया गया होगा, FFJ, फर्मेंटेड फ्रूट जूस। माने उस जीव को खिलाना है, मारना नहीं है। कैसे खिलाना है? एक गुड़ में पका हुआ पपीता या सड़ा हुआ पपीता, सड़ा हुआ केला, या ज़्यादा पका हुआ, सड़ा हुआ कहना ठीक नहीं है, गुड़ में मिला के उसको रख के एक जूस बनाना है, जिसको कहते हैं फर्मेंटेड फ्रूट जूस। है? नहीं, मिठाई देनी है। उसको फ्रूट जूस बनाना है और उसको सींच दे दिए। आप इसका प्रयोग करिए। वह कीड़ा जब मिठाई पा जाएगा तो कहे को रोटी पूड़ी खाएगा, तो उसको उस फसल में अपने छींट दीजिए। मारने के लिए मत छींटिए, उस रोग के लिए छींटिए। तो वो जैसे ही मिठाई पाएगा वो खा के मस्त हो जाएगा। पत्तियों में मिठाई आ जाएगी, पत्तियों को खाता रहेगा, फल आपका बचा देगा। बहुत बढ़िया, ये सही तरीका। कीटनाशक नहीं, कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन करना है, कीट का नाश नहीं करना है। आवर्तनशील खेती में हम किसी को मारने धारने की बात ही नहीं करते हैं। ये तो वही बात हो गई, कीड़ों की बारात आई है, हाँ, मिठाई खिलाई। मिठाई खिला दीजिए, क्या दिक्कत है? और गलती मानिए कि भाई जोत दिया था यार हमने तुम्हारा खाना, हमसे ही गलती हुई, हम ठीक किए लेते हैं, अगली बार से मेड़े चौड़ी कर देंगे। मेड़े चौड़ी करने से उसका खाना पहले आएगा, कीड़ा बाद में आएगा, अपना खाना खाएगा, चला जाएगा। आपकी फसल में कोई अटैक नहीं करते। इसके प्रयोग करिए ना। देखिए, छोटे छोटे क्लू हैं जो आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। मेड़ों को डिस्टर्ब मत करिए, उनका पेट भर जाएगा। नहीं, ऐसा उदाहरण सर हमारे उसमें खेत में इतनी क्या बात है? हाँ, तो उसमें बहुत कम कीड़े आते हैं, उसका ही हो सकता है यही कारण हो। बिल्कुल यही कारण हो सकता नहीं है, यही कारण ही है मेरा। हाँ जी, लोगों ने चर्चा की थी, जो अपने आप घासें उगती है उसको उगने दीजिए। हाँ, अभी क्या होता है, मेड़ों को चमका देते हैं मीरा खत्तर डाल के। मेड़ों को जैसी हैं और चौड़ी कर दीजिए, उनको जानवर चरा लीजिए, आपका क्या जाता है उसमें। आप चारा गाय के लिए अलग से जो खेत देते हैं ना दीजिए, मेड़े चौड़ी छोड़ दीजिए, आपका खाना भी बच गया, जानवरों का भोजन हो गया। ठीक है ना? तो कीड़ों को मारने की हम जी, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी ये समझ में आया, आवर्तनशील खेती में जो विचार नियोजन है वो उस पकड़ में आ गया। कीट प्रबंधन शब्द का ही इस्तेमाल दूसरी जगह भी मैंने सुना है, लेकिन एक है कि जब हमारे पास कीड़ा आया तो हमने उसको कैसे मारा, जैसे दशपर्णी अर्क दिया तो भी चाहे मारा। फिर हाँ नहीं, चाहे फिर हमने उसको ये लहसुन मिर्च की हमारा चटनी और छाछ ये दिया तो भी मारा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वो श्रृंखला को समझते हुए उसके भोजन का हम आयोजन किए दे रहे हैं। ये पोषक संरक्षक मानसिकता के साथ किया जाने वाला कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा मुझे। कीटनाशक जो है ना, कीटनाशन की जगह कीट प्रबंधन और उसको कीट की समझ के साथ किया। हाँ। ये बहुत सुंदर है। इसमें हमारा आप सोचने का पूरा तरीका बदल जाएगा जी। हम एक को मतलब उसको मार मार भगा रहे हैं, मतलब उसको मिर्चा खिला रहे हैं, और एक तरफ उसको मिठाई खिला रहे हैं, अंतर पड़ गया दोनों में। तो हमने उस श्रृंखला को मजबूत कर दिया। हाँ। कि ठीक है, आप आगे के क्रम को बनाए रखिए।
बहुत बढ़िया। कल मैं उस क्लास में नहीं रहा, या तो इससे जितना जोर दे के बताना चाहिए नहीं बता पाया होगा, या आप सुन नहीं पाए होंगे। जी। इसको 3 विधियों से, इसको हम सह अस्तित्ववादी से विधि से कीट प्रबंधन कहते हैं। सह अस्तित्ववादी, इसको अलग से चैप्टर ले अगली बार से। कीट प्रबंधन की सह अस्तित्ववादी विधि, उसमें 3 चीज़ें बताते हैं। कीट का अध्ययन पहला, उसके आने का समय क्या है, क्या भोजन करता है, कितना बड़ा जीवन चक्र है। 3 चीज़ों का अध्ययन करिए। मान लीजिए आपने चना लगाया है, जुरई आई और आपका फल आने में कितना समय है। यदि आपका फल आने में अभी 20 दिन का समय है, जुरई को लगी रहने दीजिए, खाने दीजिए उसको। क्यों? क्योंकि जुरई छोटा दाना खा पाए, उसके पहले ही वो तितली बन के उड़ जाएगी। उसका टाइम ही 27 दिन का है। काहे को आप मार काट में पड़े हुए हैं? उसका अध्ययन कर लीजिए, किस तारीख को आई है तो किस तारीख तक ये उड़ जाएगी। इसके बीच में अगर हमारा फल नहीं लगता है तो काहे को परेशान होते हैं? उसको भी फलने फूलने दीजिए। ज़बरदस्ती क्यों उसके पीछे मारने के लिए पड़ गए? खेती इसलिए युद्ध बन गई हमारे लिए। दूसरा विधि तो कीट का पूरा अध्ययन करना है। दूसरा सिद्धांत है, कीट आने के पहले उसका भोजन आता है। उसका भोजन डिस्टर्ब होने से हमारा भोजन करता है। आप देखिए, हाथी के सामने चाहे जितना मांस परोस दीजिए वो कहेगा क्या, और शेर के सामने चाहे जितनी घास परोस दीजिए। तो हर कीड़े का अपना खाद्य सुनिश्चित है, दूसरे का खाना खाता ही नहीं है। वो भूखों मर जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या खाऊं। अब आपका खाना क्यों खा रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि उसका खाना छीना गया है, और वो कीड़ा किसी दूसरे का जो खाना बन के आया है, अब उसको भी भूखों मारेंगे। तो ये श्रृंखला कैसे चलती है? शाकाहारी कीटों का ही भोजन बनाते हैं मांसाहारी भोजन। आपने शाकाहारी भोजन को मार डाला है, उसका भोजन छीन लिया है। मांसाहारी भोजन क्या करेगा? कहाँ से पाएगा अपना भोजन? वो तो जानता ही नहीं घास खाना, वो तो जानता ही नहीं आपकी पत्ती कहाँ से खाए। तो इसका भी हर मांसाहारी जानवर का भोजन कौन है? शाकाहारी। मांसाहारी का भोजन नहीं करता। छोटे छोटे नियम है, इनका अध्ययन कर लीजिए। तो कैसे शाकाहारी जीव जंतुओं को उनका भोजन नहीं डिस्टर्ब करना है। तो आवर्तनशील विधि खेती में हमने क्या विधि निकाली? आपको जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करना ही है, मत करिए, मेड़े चौड़ी कर दीजिए। तो जानवरों के चारे का भी प्रबंधन हो गया और कीट प्रबंधन का उपाय भी हो गया। तीसरा काम हो गया, जब विविध प्रकार की घासें आपकी गाय खाती है तो आपके दूध और घी में स्मेल, एरोमा, पीलापन पूरा बना, क्वालिटी बनी रहती है। जब एक ही प्रकार की बरसीम खिलाएंगे तो क्वालिटी भी चली जाती है। अपने प्रकार से उगने वाली घासें खाएगी तो आपके मिल्क प्रोडक्ट में भी डिफरेंस आएगा। तो कीट प्रबंधन के 3 उपाय, मेड़ बनाना, और फिर भी तीसरा उपाय, अगर मेड़ बनाना और दूसरा क्या हुआ उसका अध्ययन करना, तीसरा क्या हुआ आ ही गया तो FFJ फर्मेंटेड फ्रूट जूस, जो खट्टा ना हो। कौन सा फ्रूट लगेगा उसमें जो खट्टा ना हो, एकदम मीठा हो, जैसे केला है, पपीता है, आम नहीं चलेगा। हाँ, यह तो बहुत मीठा हो जाए वो तो उस समय मिलेगा नहीं, लेकिन पपीता केला साथ हरदम मिल जाता है। खट्टा नहीं होना चाहिए बस जी। हाँ, इसमें मुझको ये ऐड करना था कि जब कोई भी कीटाणु कोई भी वेजिटेबल को काटता है तो वो पेड़ पौधा एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो भी एक स्रोत होता है ह्यूमन बींग्स के लिए कि वो एंटीबॉडीज़ शरीर में कैसे जाती है। बिल्कुल, तो वो काटने देना चाहिए। अभी ग्रीन हाउस में कुछ भी जो भी उग रहा है ना, हाँ, वो एक तरह का ICU में कुछ भी उग रहा है, बिल्कुल, तो वो बच्चों में भी नहीं जा रहा, इफेक्ट डाल रहा है, उनकी इम्यूनिटी को भी घटा रहा है। देखिए, जनक भाई का एक बहुत अच्छा जेन्युइन ध्यान चला गया कि जब कोई पेड़ किसी कीड़े के से अपने आप को बचाने के लिए ताकत लगाता है, इसको एडेप्टेशन कहते हैं, तो अपने अंदर जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और उसके फल में वो जो ताकत आती है उसके माध्यम से मानव शरीर को भी प्राप्त होती है। वो कड़वा रस निकालता है, वही फल में जाता है, वही फल में चला जाता है और हमारी भी इम्यूनिटी को
बूस्ट करने का काम। क्या जनक भाई का ध्यान गया है। देखिए कितनी बातें अपने आप आने लगती हैं। तो ये विचार क्या होते हैं, ये एक उस जगह अपने आप को स्थिर करना पड़ता है, सबको वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि 5 दिन में जो मुझे दिखाई देता है वो आपको दिखाई देने लगे। हमारा प्रयास कुल इतना ही, उस मनोदशा में, उस भाव दशा में पहुंचने की कोशिश करिए, आपको भी यही सब दिखेगा। तो कीट प्रबंधन करना है, मारना नहीं है। मारने से हम मरते हैं। दूसरी एक बात और है, हम किसी की भी संसार में नाश जी पहले उसमें आए जी मैं सुन नहीं पाया अभी। मेड़ों पे इस तरह के फूल वगैरह लगाने से जिसपे हाँ। कीट पहले आएगा, हाँ। वो पहले लगा दिया जाए। हाँ लगा सकते हैं, और बीच में भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना भी कुछ लगाएं, इसका प्रयोग मैं कर चुका हूँ। क्या हुआ, एक साल मेरे आम के बाग में बहुत सारा रोग लग गया। हम नहीं समझ पा रहे थे, हम दवा डालते नहीं हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उपाय किया जाए। अचानक एक दिन टहलते टहलते मेरे दिमाग में ये बात आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। अचानक आई है मेरे पास ये बात। हाँ, ये कहीं लिखी थोड़ी है, ऐसा ही आती है वो, कि यार ऐसा है कि ये पेड़, ये कीड़ा तो ये खाने वाला है, इसको क्यों खाने लगा ये। हमें कीड़ा पकड़ा है वो, कि इसका वास्तविक खाना क्या है, इसका वास्तविक खाना तो नीचे होता है। ये फफूंदी ऊपर कैसे चली गई, ये वो फफूंदी का खाना तो नीचे होता है, ऊपर तो होता नहीं कुछ, ये कैसे चली गई। 2 बातें पकड़ में आई। हम अपने आम के बगीचे को जोत देते थे, निराई गुड़ाई कर देते थे। हमने उस साल पूरे आम के बगीचे में कोई निराई गुड़ाई नहीं की, केवल ऐसे ही छोड़ दिया, जो घास उग रही है उगने दो, कंपोस्ट डाल दिया और ऊपर से। भाई साहब तब से आज तक कोई कीड़ा नहीं लगा है। 5-6 साल हो गए, कोई कीड़ा नहीं लगता। पड़ोसियों के पास लगता है, हमारे पास नहीं लगता। तो लगाना चाहें तो फूल लगा सकते हैं, वो भी रेपिलेंट होते हैं। हम तो रेपिलेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनकी श्रृंखला बढ़ने दीजिए। हम क्यों किसी की संख्या घटाएं। कुदरत अपने आप नियंत्रित करता है ना, मनुष्य उसके लिए क्यों बना है। क्यों हम अपने उस कीमती समय को, जिसमें हमें ईश्वर का चिंतन करना है, समाधान के लिए चिंतन करना है, उसको हम किसी के मारने धारने के लिए एक भी सेकंड के लिए प्रयोग करना भी हमारी छाती है भाई। मुझे तो बड़ी छटपटाहट लगती है। है? अपनी प्रगति की बाधक है, अपने आनंद की बाधक है। चलिए ठीक है ना, तो क्यों किसी को मारने के लिए, सोचना ही नहीं है, उसका खाना देना है, बस काम खत्म। तब ना नित्य क्या है, गुरु नानक का बात होगा ना, कित करो बंट सको नाम जपो। क्यों किसी को मारने के बारे में सोचना है, कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। ठीक है ना, कीट प्रबंधन हो गया, हमारा दाना हमारे पास आ गया, उनका खाना उनके पास चला गया। ठीक, अब क्या रह गया, प्रोसेसिंग। तो हम क्या करते हैं, कीट प्रबंधन की बात करते हैं। हाँ, अगली बार इस चैप्टर को पूरा अलग कर लो। ये 2 भाग में होता है। हाँ, पोषक चक्र सिद्धांत। बात तो ये पूरी, हाँ, पर वो समय गिच मच हो जाता है वो। हाँ, तो क्या रहता है कि कई बार जो है, नहीं, कल भी सत्र तो बहुत अच्छा चला, हाँ। लेकिन समय कम लग रहा है। समय का लग रहा है 2 बार देखिए समय तो कम पड़ जाता है, 4 दिन में हो नहीं पाता पूरा कोर्स। है, केवल 5 दिन। 5 दिन का पूरा है। हाँ पूरे 5 दिन, हाँ। हाँ, जैसे ही मैं 5 दिन कहता हूँ, हमारे साथी ही बिफर पड़ते हैं, तो मैं क्या करूँगा। वो अपने मन से सोच लेते हैं 5 दिन का समय किसके पास है। अरे भैया, उनको आने दो, तो ये पहले से डाल देंगे। चाहे इनको अपनी दुकान खोलनी है तो ये भाग जाएंगे। तो अब ये लोग सब पुष्पेन भाई को टॉर्चर करते हैं, वो हमारे से तन के खड़े हो जाएंगे। तो हम कह देते भैया 4 डाल दो, नहीं तो हम तो 5 दिन वाले हैं। 5 दिन से कम में कोर्स पूरा नहीं होता ये। हाँ, बात 5 ही दिन में पूरी आ पाती है, तब हम विजिट भी अच्छे से कर लेते हैं, सारी चीजें भी हो या तो जाती विजिट को थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। नहीं विजिट में भी सीखने को मिलता है भैया कुछ। 5 दिन लगेगा। और विजिट, ठीक। अब आते हैं प्रोसेसिंग में। अगली बार से ये नोट कर लो, फसल चक्र सिद्धांत 1 दिन होगा, कीट प्रबंधन 1 दिन होगा।
तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो गिच मच नहीं होगा वो, है ना। होगा पूरा हो पाएगा। हाँ सहज, ठीक है ना, ये अगली बार से कर लेना इसको। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की रासायनिक खेती बात तो करता है लेकिन अलग से बात करता है। तो क्या लिखे, करता है कि नहीं करता है? के आयाम में नहीं जोड़ते, खेती के आयाम में नहीं। वो अलग से इंडस्ट्री आयाम में ऑर्गेनिक खेती नहीं नहीं करती। गौ आधारित खेती तो करती है, भले ही गाय का मिठाई बनाने की बात करती हो गोबर का, लेकिन करती तो है। काऊ डंग केक बनाने की बात करती हो, लेकिन बात तो करती है, प्रोसेसिंग की है, तो इसको तो देना पड़ेगा। पर्माकल्चर वाले करते हैं कि नहीं करते, सुनील भाई बताएंगे। प्रोसेसिंग की बात करते हैं? करते हैं। जीरो बजट वाले दिलू भाई बताएंगे, हैं? प्रोसेसिंग की बात करते हैं? अचार मुरब्बा दाल दलिए कुछ नहीं करते? क्या यार, ये भी क्या खिलाते हैं फिर? ये नहीं करते, सॉरी। टीसीबीसी वाले का ये भी नहीं करते, और अपन लोग तो करते हैं। हम एक आवश्यक अंग के रूप में काम करते हैं। जैसे पंच आयामी खेती है, इसको अब खड़ आयामी कर देंगे। खड़ आयामी खेती का नाम आवर्तनशील खेती है, 6 आयाम है उसके, ठीक। सिंचाई की कोई बात करते हैं? मैकेनिकल। ऑर्गेनिक वाले कोई मतलब नहीं है इनको। प्राकृतिक गौ आधारित वाले सिंचाई के तरीकों की बात करते हैं? ये नहीं करते। ये ट्यूबवेल की बात करते हैं, मैकेनिकल ट्यूबवेल। मतलब मेरे कहने का सिंचाई कहाँ से करें, स्रोत की कोई बात करते हैं क्या? ये नहीं करते। पर्माकल्चर वाले करते हैं? करते हैं। जीरो बजट वाले तो नहीं करते हैं, दिलू भाई बताएंगे, सॉरी, नहीं करते। कहीं से भी सींचिए कोई मतलब नहीं है। टीसीबीसी वाले भी तो नहीं है, करते होंगे वो तो 2 साल उसके बाद नहीं। लेकिन 2 साल कहाँ से सिंचाई करनी है? कहीं से भी। हम लोग किसकी बात करते हैं? तालाब या प्राकृतिक जल स्रोत। ठीक, प्राकृतिक जल स्रोतों की हम स्पष्टता से बात करते हैं। जब तक नहीं है तब तक के लिए आप ट्यूबवेल यूज कर सकते हैं। बीज की बात बिल्कुल करते हैं। केमिकल माने नैनो सीड, टर्मिनेटेड सीड, हाइब्रिड सीड, जीएमओ सीड, और कौन से नैनो 6 प्रकार 6 तरह पहुंच गए हैं ये। नैनो सीड्स, हाइब्रिड, नैनो, टर्मिनेटेड, जीएमओ, और वो एक और भी जब पहुंच गए हैं, ये कौन सी टिश्यू कल्चर, वो तो हाँ टिश्यू कल्चर नहीं सबसे खतरनाक ये जीएमओ है, जीएमओ है सबसे सब खतरनाक है, सब खतरनाक है। बीज वाला केला तो सिर्फ आसाम में पाया जाता है। हाँ। तो सभी प्रकार के बीज देसी छोड़ के, देसी को कहते हैं, इसमें उत्पादन कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले करते हैं बीजों का, ये करने लगे हैं ना। सीड से काफ़ी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े सीड बचा रहे हैं, ये करते हैं। प्राकृतिक गौ आधारित वाले ये भी करते हैं। पर्माकल्चर वाले करते हैं। जीरो बजट वाले करते हैं। हाँ हाँ कपिल, क्या कर रहे हो? नहीं करती। और अपन किस बीज की बात करते हैं? देसी पारंपरिक। ठीक। बाजार, रासायनिक खेती तो पूरे बाजार के लिए है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पूरी बाजार के लिए है, प्राकृतिक गौ आधारित भी बाजार के लिए है, बड़े बड़े माल खुलने लगे। परमाकल्चर शायद बाजार की बात, ये परिवार के लिए और अपने लिए। हाँ, लोकल इकोनॉमी की बात करती है, तो बाजार की बात नहीं करती है। मान लीजिए जीरो बजट नहीं करती, बाजार के लिए ही है। तो हाँ, बाजारू दिमाग हो गया है, टीसीबीसी बाजार के लिए ही है। हम बाजार को एकदम कट्टम करते हैं, ठीक। तो ये अंतर है। अब मेरे ख्याल से ना हम किसी की तारीफ कर रहे हैं और ना किसी की बुराई कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि क्या चीज़ें किसमें अच्छी हैं वो सब ले लिया जाए, ध्यान क्या रखा जाए, चेक एंड बैलेंस क्या है, पर्यावरण को संतुलित करने वाली हो, आपको समृद्धि देने वाली हो, जेब काटने वाली ना हो, परिवार को समृद्धि देने वाली हो, और देश की इकोनॉमी को वास्तविक जीडीपी में वृद्धि करने वाली हो। केमिकल फार्मिंग जीडीपी को घटाती है, पता है ना आपको। 2-2.5 लाख करोड़ हमारा शून्य से बाहर चला जाता है। जैसे ही हम बीज लाते हैं सारा पैसा बाहर जाता है, डीजल लाते हैं तो सारा पैसा बाहर जाता है। तो देश की इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं है। हम अपनी तरह से कैसे देश की सेवा कर रहे हैं इसको बताने का तरीका भी हमें निकालना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की खेती करते हैं हम तो किस प्रकार से इकोनॉमी बढ़ाते हैं। यदि हम अपने गांव में एक काश्तकार, एक किसान 2 या 4 लोगों को भी बाजार जाने से रोक लेता है तो कितनी जीडीपी बढ़ती है, इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिए। उनको बता दीजिए कि हम किस तरह से देश को समृद्ध बना रहे हैं। किस प्रकार से बाजार जाने के बाद आदमी ना तो देश के लिए कुछ कर पाता है ना अपने लिए कुछ कर पाता है। तो गांव में रोकना, उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, सरकार की कितनी बड़ी जहमत को हमने अपने सर में ले लिया। खाद्यान्न उत्पादन में सहयोग करना, पर्यावरण संतुलन में सहयोग करना। हम जब पेड़ लगाते हैं 1/3 हिस्से में कितनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। हम तो अब सब बागों में लिखवाने लगे हैं कि इसका कैलकुलेशन करके लिख दीजिए कि हम इस बाग से इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ताकि जो इकोनॉमिस्ट हैं और जिनको अभी कार्बन क्रेडिट, कार्बन वो देना है ना, इनको भारत सरकार को कार्बन डेफिसिट देना है और पैसे के टर्म में देना है, बता दो कि हम कितना उसको बना रहे हैं। यही ऑक्सीजन आपको खरीदनी पड़ती तो कितने की पड़ती है आप समझ लीजिए। आप हम जब तालाब बनाते हैं तो किस प्रकार से हम बूस्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी को, ये भी लिखना सीख लीजिए। तो एक बोर्ड हमने यहाँ बनाया है, आप भी अपने खेत बनाइए और उसका मूल्यांकन करने के तरीके इंटरनेट में खूब उपलब्ध हैं। उसका मूल्यांकन करके भी लिखिए। हमने कितना चिड़ैया चुनमुन पाला, हमने कितने पेड़ पौधे पाले, हमने कितने पशु पक्षी पाले और किस प्रकार से, सब प्रकार से टोटल हमने प्राकृतिक, सामाजिक और अपनी समृद्धि में सहायता पहुंचाई और देश को वास्तव में जीडीपी में वृद्धि की हमने। अगर हर काश्तकार इसका मूल्यांकन करने लगेगा तो बुद्धू नहीं बना पाएंगे या भौतिकवादी अर्थशास्त्री। हमारी कमाई पर पूरा देश खड़ा है और हम ही को पिछड़ा कह रहा है। पीड़ा नहीं होती? कल्पना कर लीजिए कि यही सारा अनाज अगर हमारे देश को बाहर से मंगाना पड़ता तो क्या हाल होता। और मंगा लें हम तो कहते हैं, तो पता चल जाएगा। जो टैक्स पेयर्स यह तर्क देते हैं किसानों को सब लुटवा देते हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि किसानों को लूट रहे हैं कि लुटवा रहे हैं। तो हर काश्तकार अपना मूल्यांकन करना भी सीख जाए। अगर मूल्यांकन करना नहीं सीखता है तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत होगी ही तब जब हम अपना मूल्यांकन करना जानते हैं और तर्क देते हैं कि भाई देखो इस तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए देश में हमारा भी हिस्सा है। ठीक, तो ये तुलना है। हमने किसी की बुराई नहीं की है, किसी का उसका अधूरापन, और हम यह भी रिकमेंड करते हैं। जैसे मल्चिंग का भी लिख नहीं पाया, ये खरपतवार नियंत्रण नहीं लिखा है, इसमें एक जोड़ लो कॉलम खरपतवार नियंत्रण के लिए।
खरपतवार नियंत्रण एक बड़ा काम है खेती में। तो मैकेनिक ये केमिकली खरपतवार नियंत्रण करते हैं। जीरो बजट खेती में जो खरपतवार नियंत्रण का तरीका बताया गया है वो अप्रतिम है, उसको स्वीकारते हैं हम भी उसको रिकमेंड करते हैं। तीनों प्रकार का जीरो बजट फार्मिंग में 3 प्रकार की मल्चिंग की बात की गई है, सॉइल मल्चिंग, लाइव मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग। हम भी तीनों प्रकार की मल्चिंग को रिकमेंड करते हैं। और कोई आयाम पे भी देखना हो हाँ, तो इसमें एक जोड़ दो खरपतवार नियंत्रण का एक आयाम ये रह जाता है। हाँ, और देखिए कुछ रह गया हो। कोई आयाम आप लोगों को लगता हो शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए हैं, हाँ, जैसे FFJ, MFA, हाँ, IMO, IMO, GELK, जी। WSK, OHL। जी। मैं ये सही बात है, हमें इसका डिटेल देना चाहिए, तो हम नहीं छपवा पाए हैं, अगली बार आपको मुहैया करवा देंगे। कल भेज दिया है। नहीं, उसमें नहीं है, हाँ उसमें शॉर्ट फॉर्म है और बाकी हिंदी में लिखा हुआ, तो उसका फुल फॉर्म हाँ, मैं उसको बनाऊंगा। ये जो पुस्तिका छपवाई है हमने, इस पुस्तिका में हमारे पास अभी 2-3 पन्ने शेष हैं इस पुस्तिका में। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी पुस्तिका में कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि इसमें इसके फुल फॉर्म पोषण चक्र सिद्धांत भी आ जाए छोटा सा एक पन्ने में। और ये जो अभी रह गया माने सह अस्तित्ववादी कीट नियंत्रण की विधि, कीट प्रबंधन की विधियाँ। प्रबंधन की सहअस्तित्ववादी विधियां। और ये वाला पन्ना अब हमारे पास खाली है, इस वाले पन्ने में हो जाएगा तो दोनों आ जाएंगे। पीछे वाला हटा देंगे ना, जो अभी इसको आवश्यकता है नहीं, ये जो पन्ने हैं। हाँ, ये दोनों पन्ने खाली हैं हमारे पास। ये जो इतिहास लिखा है ये दोनों पन्नों में हम इसको करवाएंगे। ये मेरे ध्यान में है लेकिन नहीं हो पाया इसमें, है ना। तो अभी जो पूछना है तो बता दूं मैं। हाँ, मैं नोट करवा देता हूँ। IMO माने इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पानी की बोतल ले आए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं ये तो पता ही होगा, जीरो बजट वालों को तो बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जीरो बजट वाले और गौ आधारित वाले इस बात को क्लेम करते हैं कि गोबर से बन जाता है। हम कहते हैं इसके अलावा भी बनता है, चावल से बन जाता है। इसके अलावा भी आपके पास तमाम विधियां उपलब्ध हैं। चावल को कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह में जहां पर DAP यूरिया नहीं डाली गई है, प्राकृतिक कीट हैं वहाँ। तो ज़्यादातर बांस के झुरमुटों को माना जाता है कि बांस के झुरमुटों में प्राकृतिक, वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती वेती नहीं करते हैं, तो वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण बना रहता है। बरगद के पेड़ के नीचे या किसी झाड़ी के नीचे जब उसको एक निश्चित विधि से चावल को, बासी चावल को छुपाया ही है, दूसरे दिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। बस उसको लाइए दूसरे दिन या तीसरे दिन, एक दिन और इंतज़ार कर लीजिए, और उसमें उसी के बराबर मात्रा का गुड़ मिला के अंधेरे में रख दीजिए। वो माइक्रोबायम पा गया, क्या गुड़ पा गया खाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए कार्बोहाइड्रेट पा गया। अब वो बढ़ जाएगा। 4-6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आप देखिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया है, माने एक लसलसा पदार्थ छोड़ने लगता है, वो बन गया। आप उसको अपने किसी भी चीज़ में भर के फ्रीजर में रख लीजिए, वो सालों चलता है। उसको जैसे ही आपको इवैक्यूलेट करना है तो आप 200 लीटर का एक ड्रम लाइए, उसका थोड़ा सा कल्चर लीजिए, डाल दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बेसन डाल दीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी ख़त्म ही नहीं होगा जीवन भर वो। गीला चावल रखना पड़ता है। तो अब दूसरी बात है कि हम क्यों इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। क्योंकि गाय अब चरती नहीं है, उसको कृत्रिम भोजन दिया जाता है, उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोकल कहाँ से आया, इंडिजीनियस कहाँ से आया। अब मान लीजिए क्या है, फ्रीजियन, जर्सी या कोई देसी गाय भी है, अब खाना ही नहीं पा रही है बेचारी वो। और जैसे हम एक किसी दूसरे घर में जाते हैं या कोई लड़की दूसरे घर में ब्याह के जाती है तो उसको एडजस्टमेंट बनाने में कितना समय लगता है,
लगता है साल 2 साल 4 साल। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इनकी कॉलोनीज होती हैं, इनके गांव होते हैं। अपने गांव में सुकून से रह रहे हैं, अचानक वहाँ से आए और दूसरे गांव में डाल दिए गए, तो पहले देखेंगे ना कि किससे मित्रता करनी है, किससे शत्रुता करनी है। इसी तरह से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवांश काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विदेशी नहीं। विदेशी डालेंगे तो 10-12 दिन तो उसका वैसे भी एडजस्टमेंट बनाने में समय चला जाएगा। और मान लीजिए इसी खेत के एक कोने का यहाँ पर आ गया तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, तुरंत एडजस्टमेंट बना लेगा, है ना। तो इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो गाय में भी अब वो तो चारा रह नहीं गया है जो कई प्रकार का चारा खाती है, तो ऑर्गेनिज्म में भी वो विविधता नहीं रह गई है। पता नहीं कहाँ का उसने आर्टिफिशियल फूड खाया है, कहाँ का भूसा खाया है, कहाँ का चारा खाया है, कितना केमिकल डाला भूसा खाया है, इसका प्रभाव उसके माइक्रोबायोम में भी आएगा। तो ऐसा माइक्रो, इसलिए हम इंडिजीनियस कहते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो अपना इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेहतर है बजाय विदेशी के। और विदेशी का मतलब उस गांव का इस गांव के लिए विदेशी है वो जी, इसलिए IMO को। और दूसरा WSA माने वाटर सॉल्युबल पोटास, वाटर सॉल्युबल पोटास। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं अपने पास जिनमें पोटास रहता है, तो पानी में घोल लें और पानी की छिड़ाई कर दें, ना ठीक रह गई है। तो कहे में पोटास ज़्यादा होता है, छिलके में, तंबाकू में, सोयाबीन में, तिल, जौ के छार में, तिल में, राख में नहीं है। जौ क्या करते हैं, जैसे तिल है, जौ है, इसके भूसे को एक ऐसी आग लगा के उसको तुरंत बंद कर दिया जाए ताकि वो पूरा का पूरा न जले, वो कार्बन क्या कहते हैं उसे, कोयले में बदल जाए, वो चारकोल बन जाए। उस चारकोल को पानी में डाल दीजिए, अब वो घुल जाएगा। क्या होता है पोटास में, उसको घुलनशील बनाने के लिए गर्म करना पड़ता है, तो घुलनशील हो जाता है। बस उसी का छिड़काव करते रहिए, ठीक। इसके अलावा कोई विधियां अगर खोज सकते हैं तो खोज लीजिए। हर किसान को वैज्ञानिक होना है, प्रयोग करते रहिए ना। अरे एक बार न सफल होगा और क्या दिक्कत है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा दोबारा से, ये तो ऐसे काम कर जाता है यार, तो वो आगे के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए काम करता है फिर वो जी। OHN माने ओरिएंटल हेल्थ न्यूट्रिएंट। तो ये कौन सा कहलाता है, जैसे हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा बूस्ट देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अदरक खाते हैं ना, लहसुन खाते हैं ना, दालचीनी, इन तीनों को मिलाना है और तीनों को मिलाकर थोड़ा सा भी क्या कहते हैं गुड़ मिलाना है। 3-4 दिन के बाद जब वो पूरी तरह से लसलसा हो जाए तो मान लीजिए सब तीनों मिलाकर 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम गुड़ हो गया, 200 ग्राम बियर डाल देनी है। शराब नहीं, बियर। बियर क्यों बियर? फर्मेंटेड, अर्क नहीं डालना, फर्मेंटेड डालना है। तो वो जाके मिल के आपका एक टॉनिक बन गया, तो आप भी पीजिए उसको। बच्चों को पिलाइए जुकाम होने पर या पाचन गैस बनती है, शानदार दवा है वो डिल्लू भाई। बस उसमें ऐसे एक ठो लीजिए, पानी लीजिए एक उसमें, और कि इसमें शराब नहीं है, पी लीजिए। कह देंगे तो नहीं है, फिर क्या है दिक्कत उसमें। दवाई मान के पी लीजिए। और वो गैस के लिए रामबाण है वो, लिमिट में रहेगी तो दवा है। हाँ। और ये बच्चों को पिलाइए, जानवरों को पिलाइए, पेड़ को भी पिलाइए, अपने उनको दे के दीजिए, पालक को दीजिए, अपने पौधों को दीजिए। देखिए उसके फ्रूट्स में, उसके पत्तियों की सब्जी में क्या एरोमा आता है, देख लीजिए उसको, ठीक। OHN और
गलत लिखवा दिया कुछ। एक कैल्फास होगा। नहीं कैल्फास तो अलग है, कैपो। हाँ CAPO यही है कैल्फास। हाँ वो तो कैल्फास है वो। हाँ एलके है, एलके लैक्टिक बेसिलस। LK है कि LB होगा फिर, LB होगा फिर। देखिए पुस्तक में ना बहुत सारे लैक्टिक बैसिलस, इसको हम चाहिए तो हमको दूध के जीवाणु। लैक्टिक बैसिलस का माना, पर हमको बता रही है। लैक्टिक बैसिलस का मतलब समझते हैं आप क्या है? अरे भैया दूध से जो दही बनाता है वो जीवाणु ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट। कोई भी ईस्ट ले लीजिए, सारा ईस्ट काम करता है इसमें। लैक्टिक हो, बिना लैक्टिक के, ज़्यादातर तो लैक्टिक ही। ईस्ट काहे का बनता है मिश्रा जी? सारा मुझे लगता है दूध से ही बनाते। सबसे सस्ता लैक्टिक बैसिलस ही होता है और उसी को भर के और एयर टाइट करके रखे रहते हैं। तो जो डो बनाते हैं ये नान वाले, उसी काहे से, ये राजीव जी ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, ये ईस्ट काहे से बनाते हैं? ईस्ट फर्मेंटेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया होता है, काहे से निकालते, काहे से हैं उस बैक्टीरिया को? ईस्ट तो जैसे मिल्क का ही कुछ मिल्क का ही है। मेरा अंदाज़ा ये है कि सारे ईस्ट मिल्क के ही बनाते हैं। तो इसमें उसको खोल के रख दिया गया है। वो ईस्ट कोई भी ले लीजिए, वही डालें, वही बनेगा उसका। और दूसरा तरीका है, दही को सुखवा लीजिए, पीस के रख लीजिए। सूखा हुआ मट्ठा मिलता है गाँव में। हाँ सूखा हुआ मिट्ठा रख लीजिए, पीस के रख लीजिए, वही तो ईस्ट है और क्या है। जैसे ही थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालेंगे वो तुरंत बैक्टीरिया वही काम करने लगता है। ये वैज्ञानिक बुद्धि विकसित करनी है, ये तरीके 5000 निकल आएंगे। ये कोई स्पेशल नहीं है जो DAP यूरिया बना दिए हैं और लुटे जा रहे हैं किसान, परेशान है। वो बना लीजिए ना अपना जी। और WCA वाटर सॉल्युबल कैल्शियम, छिलके से कल बनाया ना, वही वाटर सॉल्युबल कैल्शियम। हाँ अंडे के छिलके से बनाया होगा। क्यों भूनते हैं अंडे के छिलकों को? कैल्शियम टूट जाए, कैल्शियम को तोड़ने के लिए, घुलनशील बनाने के लिए। अभी जैसे कैल्शियम की खदानें हैं, इनको घोल देंगे तो कैल्शियम नहीं होता है। इसको भून दीजिए फिर डाल दीजिए, कैल्शियम आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए जितनी दवाइयाँ हैं सब पशुओं के लिए जो कैल्शियम बेचते हैं सब बुद्धू बनाते हैं। आपकी फैक्ट्री से चूना ले जाते हैं और उसी चूने को भट्टी में डाल के और निकाल के उसको सफ़ेद सफ़ेद करने के लिए कलर डाल देते, उसी को बेचते रहते हैं। चूने को पाउडर, चूने पाउडर नहीं होगा, गरम करना पड़ेगा। गरम करने के, भूनने के बाद ही वो कैल्शियम घुलनशील बनता है, इसके पहले नहीं होता है। चूना तो पानी डालने का अपने में से गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा होती है जो मनुष्य के द्वारा या जानवरों के द्वारा पचाने योग्य होती है। हालांकि उस पानी को रखिए, जैसे आप जानवरों को देते हैं कैल्शियम के लिए, तो उस पानी को डाल दीजिए रोज़ 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास। पूरे पानी ना पिलाइए उसको, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, पिएगी भी नहीं होगा। ऊपर से डाल दीजिए, लेकिन बहुत कम है। यदि पहले से चूने को गर्म कर लिया जाए फिर डाला जाए, बढ़ जाएगा वो। ताजे चूने को पानी में डाल देते हैं, 2-4 दिन के बाद जब पूरा स्लैब ठंडा हो जाता है, ऊपर वाला पानी है, उसको 1 चम्मच 2 चम्मच दे दो, हाजमा का भी काम करता है। सबका काम करता है, वो कैल्शियम बढ़ाता है। और इसी को ज़्यादातर कंपनियां उसमें सफ़ेद कलर मिला के पशु आहार में बेचती भी हैं, और कुछ नहीं है, वो खड़िया है, चूना भी है खड़िया भी है जी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपका तो सीधे कैल्शियम है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है जी। एक बार क्या हुआ बाबूजी, जो कपास होता है ना जी उसमें एक रोग आता है, मोरपंखी बोलते हैं, कुछ पत्ते सिकुड़ जाते हैं, उसमें हाँ। बन जाता है ऊपर से, हाँ। ग्रोथ नहीं कर पाता। तो ऐसे हो गया था, 1-1.25 बीघा के आसपास था। तो सबसे पूछा, कोई दवा नहीं थी। तो जो ये अब कैल्शियम लेके आते हैं ना पोतने के लिए, कली बोलते हैं, हाँ चूना, चूने का, हाँ। ये लेके आए हम। तो हमें बताया था एक जो पंप की टंकी होती है उसमें 2 गिलास नितरा हुआ पानी उसका, हाँ ऊपर ऊपर का पानी। हाँ जी। हमने क्या किया, मगर जो खराब हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसको छान के कपड़े में और उसको पंप में डाल के मिक्स करके ही उसका स्प्रे किया, पूरा वाइट वाइट हो गया।
और वो ठीक भी हो गया, और उसमें 50,000 का उत्पादन लिया मैंने। देखिए, ये प्रयोग है, इसको लिखिए, यही प्रयोग है, हम इसी को बढ़ावा देते हैं। जब आप कर लिए हैं, सारे किसान कर लें, हम केमिकल का विरोध नहीं करते हैं, इसीलिए हम नॉन केमिकल फार्मिंग की बात नहीं करते हैं। बिना केमिकल के तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो केमिकल जिसको हम अपने घर में बना लें, उसमें जेब ना कटवा के आ जाए, किसी कंपनी को बढ़ावा ना दें, अपने देश के पैसे का नुकसान ना करें, बस इतनी बात, ठीक है ना। तो घंटी बज गई है, चाय पीते हैं, धन्यवाद।